हेलो फ्रेंड्स, ये हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। इसमें यूपी पीसीएस से रिलेटेड टाइम पे जब भी टाइम मिलेगा कुछ वीडियोस डाल दिया करेंगे और आप लोग को भी इससे थोड़ा सा अगर हेल्प हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा ये प्रयास किए हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप लोग की भी बता सकूं, और अगर इससे थोड़ा हेल्प हो जाता है तो अच्छा है। इसी क्रम में ये पहला वीडियो है। बहुत सोच रहा था कि किस टॉपिक पे बनाऊँ, कौन सा वीडियो डालूँ। मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं वीडियो बनाने का टूल्स वगैरह कुछ, तो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही ऑन करके बना रहा हूँ। और पता नहीं आप लोग को कैसा लगेगा ये वीडियो, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अगर जो भी इसको देख रहा है तो अपना फीडबैक दे कमेंट के माध्यम से, ताकि पता चल पाए कि हम इसमें और क्या सुधार करें, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड करें। कुछ टिप्स दीजिएगा कैसे वीडियो बनाएं, क्या टॉपिक रखें, क्योंकि कुछ टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा था तो हमने हिस्ट्री को ही ले लिया कि हिस्ट्री को ही स्टार्ट करते हैं। और इसमें अभी जो कर रहे हैं, जो वीडियो आएगा वो आएगा हिस्ट्री का ही आएगा, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीसीएस में वो आएगा यूपी पीसीएस में। और उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी ऐड कर लेंगे जो यूपी पीसीएस में आए हैं और अदर पीसीएस में एमपी, छत्तीसगढ़ और आरएएस वगैरह में जो भी आते हैं क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को बेस मान के ये देखेंगे कि पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे पीसीएस क्वेश्चंस पूछ रहा है, ट्रेंड क्या चेंज हुआ है। जैसे पहले था तो बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा उसका लेवल अप कर दिया है। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं कह सकते, लेकिन फैक्चुअल नहीं पूछता, अब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो इसमें फर्स्ट जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल को रखा है। आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। इसमें 3 हैं, जो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इसमें उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर आगे वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य। ये सब कर करके आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें देखिए जो इसमें लिखा है कि लास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें हैं लास्ट 10 ईयर में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5। और 5 बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझ में आता है कि कम से कम क्वेश्चन पूछ रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये तो हमने कुछ उन क्वेश्चंस को देख के और उससे रिलेटेड जो भी और टॉपिक में और चीज़ें हो सकती है ऐड करके हमने इसमें दिखाया है। इसको आपको बाद में बताते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? यानी कब्र एक है और उसमें जिन लोगों को दफनाया गया था वो 3 थे। आमतौर पे एक ही लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ 3 लोगों को दफनाया गया था। वो है दमदमा। ये 2016 का क्वेश्चन था। उसके बाद फिर देखिए 2016 में ही एक और क्वेश्चन पूछा कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। शिलाश्रय मतलब होती गुफा, शिल यानी पत्थर, आश्रय यानी ऐसी जगह, मतलब पत्थर की ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं, तो शिलाश्रय या गुफा बोलते हैं। इसमें आंसर है डी यानी लेखैया। लेखैया से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। ये 2016 का क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यानी मध्यकाल में पशु लोग पालना शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कहीं कहीं। तो जैसे बागोर एक जगह है,
यहाँ से साक्ष्य हमको मिले हैं बागौर से, राजस्थान में है बागौर, वहाँ से मिले हैं। आदमगढ़ से भी मिले हैं, पशुपालन के जो पशुपालन होता था उसके हमको प्रमाण मिले हैं खुदाई से, तो एमपी में है वो। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। यानी कि कौन वो खोजने वाला है भीमबेटका को गुफा को, ये समझ लीजिए कि भीमबेटका की गुफा को किसने खोजा। तो इसका आंसर है वीएस वाकंकर। ये 2020 में पूछा था, अभी हाल में, मतलब 3 साल पहले। अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन ये है। इसमें मैचिंग करने के लिए दे दिया 4 स्थान हैं पुरातात्विक स्थलीय हैं और इनका वर्तमान में किस स्टेट में आते हैं, तो उससे मिलान करने के लिए दे दिया। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और एक तरह से आप कह सकते हैं टफ भी है, लेकिन हम इसके बारे में सब देखेंगे कि ये कैसे कवर किया जा सकता है। तो और भी नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अन्य एग्ज़ाम में आए हैं, वो हम लास्ट में देखते हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं थ्योरी क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं यूपी का जो हिस्ट्री है, क्योंकि पीसीएस यूपी पीसीएस का अगर आप देंगे एग्ज़ाम, 3 महीना भी अब नहीं है, 3 महीने से कम ही टाइम बचा है, तो यूपी जीके में ये बहुत काम आएगा। यूपी पीसीएस में ये पूछा है क्योंकि, तो यूपी की हिस्ट्री में सबसे पहले आप अगर पढ़ते हैं तो यहीं से आप पढ़ते हैं। हिस्ट्री कहीं कहीं पढ़िए, आपको ये ज़रूर आएगा पाषाण काल, क्योंकि यहाँ से भी अभी आपको दिखाया कि 10 सालों में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हर 2 साल में 1 क्वेश्चन तो आ ही जा रहा। और तो इसमें देखिए पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, तो पूरा पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो कई लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि 2 लाख वर्ष पूर्व या 2 से और पहले भी मान लो, इसका कोई पीछे का टाइम मानने का फिक्स नहीं है। लाखों वर्ष पूर्व से आप 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि पूरा पाषाण काल था। ठीक, पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं यूपी में हैं तो बहुत, इसमें आपको 3 याद रखने हैं। पहला जो आपको है बेलन घाटी, जो बेलन घाटी है प्रयागराज में, और उसके बाद बेलन घाटी खोज किया था जीआर शर्मा ने, और ये दुनिया में मानवों का प्रथम बसाव हुआ था। ये माना जाता है कि बेलन घाटी में पहली बार दुनिया में अगर कहीं भी इंसान बसना शुरू किया तो वो बेलन घाटी में बसना शुरू किया। ठीक, और बेलन घाटी के पास ही है एक लोहदा नाला, वहाँ से एक अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति पाई गई है, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी कि ये पूरा पाषाण काल में एकमात्र जगह है बेलन घाटी जहाँ से मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मूर्ति प्राप्त हो मातृदेवी की। क्योंकि इस काल में तो लोग ना खेती करते थे, ना ही कोई उनकी सोसाइटी थी, वो शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, खाद्य उत्पादन भी नहीं कर पाते थे, सिर्फ शिकार करके लाते थे, उसको संग्रह कर लेते थे। तो यहाँ से मातृदेवी की मूर्ति मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मातृदेवी की मूर्ति का मतलब ये है कि वो लोग पूजा पाठ करने लगे थे, और ये बहुत पहले की बात है, हड़प्पा सभ्यता से तो बहुत पहले की बात है, पूजा करने लगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थि निर्मित, अस्थि यानी होता हड्डी, बोन, अस्थि हड्डी की बनी हुई मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो बेलन घाटी से। बेलन घाटी नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि बेलन नदी है, बेलन नदी है जो टोन्स की सहायक है। टोन्स को तमसा नदी भी कहते हैं, तमसा, तो टोन्स की सहायक है। ठीक है, फिर एक और पूरा पाषाण काल का जगह है यूपी में, सिंगरौली घाटी, जो सोनभद्र ज़िले में है, और तीसरा है चकिया, चंदौली ज़िले में है चकिया। ये तीनों जो है, ये तीनों स्थान आप याद किए रहेंगे तो पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो चकिया है वो किस काल से संबंध रखता है। उत्तर प्रदेश का चकिया किस काल से संबंध रखता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और आपको सही करना है।
ठीक है, फिर आते हैं मध्य पाषाण काल की जगह। मध्य पाषाण काल में है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के 3 जगह हैं, सराय नाहरराय, महादहा और दमदमा। तो जो सराय नाहरराय है वहाँ से स्थायी झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अब स्थायी झोपड़ी के साक्ष्य मिलने का मतलब है कि वहाँ लोग स्थायी निवास करने लगे थे। निवास तो ऊपर भी किए थे, अभी पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि दुनिया का पहला मानवों का बसाव था, लेकिन वो स्थायी नहीं होता था। क्या होता था, कुछ जगह वो कुछ महीनों तक रुके, उसके बाद वो जगह खाली करके किसी दूसरी जगह चले गए, वहाँ रुकने लगे। लेकिन मध्य पाषाण आते आते वो स्थायी झोपड़ियाँ बना के स्थायी निवास करना शुरू कर दिए। गर्त चूल्हे मिले, यानी चूल्हे ज़मीन के अंदर जो बनाए जाते हैं चूल्हे, वो मिले, उनके साक्ष्य मिले। और जो गर्त चूल्हे थे उसमें पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। तो जो उत्खनन करता रहते हैं जो, उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस पशु की हड्डी है। तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय उनका भोजन कैसा था, वो खाते क्या थे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एक और पॉइंट है जो कि वहाँ 14 शवधान मिले थे। शवधान का मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बरियल्स, यानी मरने के बाद जब गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है उसको बरियल्स बोलते हैं। तो इसमें इसकी एक जो विशेषता है कि इनके सिर पश्चिम की तरफ रहते थे और पैर पूरब की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से किस जगह से 14 शवाधान प्राप्त हुए हैं जिनमें सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूरब की तरफ मिला है। तो सराय नाहरराय हो जाएगा। फिर अगली जगह महादहा से युगल समाधियाँ मिली। युगल मतलब स्त्री और पुरुष, यानी कपल, स्त्री और पुरुष की एक ही जगह में दो लोगों की डेड बॉडी मिली है। और यहाँ से हड्डियों से बने बाण और आभूषण भी मिले हैं, हड्डियों से बने हुए। तीसरी जगह दमदमा से जो है कुल 41 शवाधान मिले हैं। 41 शवाधान में 5 युगल हैं, 5 युगल समाधियाँ हैं। 2 शवों को एक साथ और एक समाधि में 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी जो 5 तो जोड़े में बने हैं, युगल समाधियाँ हैं। यहाँ पे युगल का मतलब है कि स्त्री पुरुष नहीं, कोई भी हो सकता है, मतलब स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष या स्त्री पुरुष। तो 5 ऐसी समाधि मिली है जो डबल हैं, जिसमें 2 लोगों को दफनाया गया है। और एक समाधि ऐसी मिली है जिसमें 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। और यही क्वेश्चन आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था यहाँ पे, कि ये कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो ये दमदमा से निकले हैं। ठीक है, ये दमदमा से निकले हैं। ठीक, उसके बाद जो है एक और जगह चौपानी मांडो। यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जगह आप ध्यान रखिएगा। और थर्ड पॉइंट है लेखहिया। लेखहिया से पूछा है क्वेश्चंस। क्या पूछा था कि अभी देखो इसमें है लेखहिया से शिलाश्रय यानी गुफा। अभी बताया था कि शिलाश्रय यानी गुफा होती है, शिल आश्रय यानी पत्थर का ऐसा जगह जहाँ लोग रहते हों। वहाँ सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मिले हैं। यही क्वेश्चन पूछा था। देखिए दिखाते हैं आपको। ये है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो ये हो जाएगा आंसर लेखहिया। कितने मिले थे? 17। ठीक है, 17 मानव कंकाल मिले। उसके बाद है नवपाषाण काल आ जाते हैं हम। नवपाषाण काल में इसका टाइम पीरियड है 6000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व। यानी पूरा पाषाण था लाखों वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक,
मध्य पाषाण आया 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद नव पाषाण आया 6,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक, और 3500 ईसा पूर्व के बाद फिर हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। मतलब उसमें भी हड़प्पा सभ्यता के 3 पार्ट, कुछ लोग कुछ विद्वान 4 पार्ट कहते हैं कि पहले प्राग हड़प्पा आई, उसके बाद परवर्ती है मतलब प्राग हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, इस तरह से उसके भी डिवीज़न कर दिया जाता है 3 या 4 पार्ट में। तो वो तो हम हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उसके हड़प्पा सभ्यता के कितने पार्ट इसमें किए गए हैं। अब यहाँ नवपाषाण काल में देखते हैं कि नवपाषाण काल के क्या कौन कौन सी जगह हैं इम्पोर्टेंट। तो ये है एक बेलन नदी, जो बेलन नदी घाटी का जो क्षेत्र है कुलडिहिवा, कौन सा क्षेत्र? कुलडिहिवा क्षेत्र। अब इस कुलडिहिवा क्षेत्र से इम्पोर्टेंट ये रहता है कि 7,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में धान की खेती होती थी। यहाँ बहुत पहले धान की खेती होती थी, बहुत प्राचीन। और इसमें 2 और जगह हैं, वो हैं महागढ़ा, पंचोह। ये दो जगह और हैं, महागढ़ा और पंचोह, ये दिखाते हैं। उसके बाद है लहुरा देव संत कबीर नगर ज़िले में है, और बेलन नदी तो प्रयागराज में है। लहुरा देव में क्या है कि मिला है नए खोज के अनुसार यह अब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम स्थल, यानी 9,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम स्थल बन गया है। यानी लहुरा देव में अभी हाल में एक शोध हुआ है, वहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी मिली है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ 9,000 ईसा पूर्व, मतलब सोचो आज से कितने साल पहले वहाँ पे खेती होती थी धान की। और जब तक लहुरा देव की खुदाई नहीं हुई थी यहाँ पे, तो माना जाता था कि पाकिस्तान में जो एक मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, वहाँ पे सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य माने जाते थे। जबकि वहाँ गेहूँ, क्योंकि वहाँ गेहूँ के साक्ष्य मिले थे, धान के नहीं। धान के तो कुलडिहिवा था, ये जो अभी हम लोग ऊपर देखें कुलडिहिवा। यानी लहुरा देव की जब खुदाई नहीं हुई थी तो ये माना जाता था कि कुलडिहिवा में सबसे पहले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही, पूरी दुनिया की नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले धान की खेती कुलडिहिवा में हुई। और उसके पहले खेती की अगर साक्ष्य पूछा जाए कि सब सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में खेती कहाँ हुई है, तो मेहरगढ़ माना जाता था। लेकिन अब ये नया शोध में लहुरा देव हो गया है, खेती के मामले में भी और धान के मामले में भी। कि चावल की अगर पूछे कि चावल सबसे पहली बार चावल भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ उगाया गया, तो ये हो जाएगा लहुरा देव संत कबीर नगर। ठीक, अब ये आ जाएगा आपका प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल, क्योंकि स्थलों से भी क्वेश्चन पूछे हैं। आपको दिखा दूँ एक क्वेश्चन अभी 2023 में लास्ट ईयर पूछा है। जैसे ये देखिए, ये पूछा नेवासा कहाँ है, नेवासा अब मिलान करने के लिए दे दिया, तो इसका आंसर है सी। तो सी के हिसाब से नेवासा है महाराष्ट्र। उसके बाद बी का है 4, ईसमपुर है कर्नाटक। उसके बाद सी का है 1, डीडवाना है राजस्थान, और गुडियाम गुफा है तमिलनाडु। अभी आपको दिखाते हैं कि ये हम कवर कैसे करेंगे। तो ये प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, याद रखिए मत, तो 2-4 बार पढ़ लीजिए, जो दिमाग में रहेगा उससे हम एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सोहन घाटी इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास है। पूछ लेगा सोहन घाटी का संबंध किस काल से है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इतने सारे पाषाण काल तो हैं। कांस्य युगीन उसमें आ जाता है हड़प्पा सभ्यता में। तो सोहन घाटी हो गया। फिर डीडवाना है राजस्थान, यही डीडवाना आया था जो पिछले साल पेपर मिलान में, डीडवाना। बेलन घाटी अभी हम लोग पढ़े उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भीमबेटका है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और हथनौरा, हथनौरा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इंसान की खोपड़ी
और इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। मतलब ये देख के लगता है कि उस समय पूरा पाषाण काल में, आज से 10,000 12,000 साल पहले भी इंसानों और कुत्ते के प्रति इस तरह का प्रेम था कि वो मरने के बाद भी अपने साथ कब्र में ले जा रहा है, स्वयं के साथ उसको भी दफना दे रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी एग्ज़ाम्स में आया भी हो, हमें तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है पीसीएस में पूछ ले कभी। इंसानी खोपड़ी, क्योंकि यहाँ ह्यूमन स्कल मिला है, इंसानी खोपड़ी मिली हथनौरा से, हथनौरा एमपी में है। उसके बाद है निवासा महाराष्ट्र में, जो एक मैच करने के लिए दिया था। पटने भी महाराष्ट्र में है। पटने इस सेंस में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पटने में शुतुरमुर्ग का अंडा मिला था। शुतुरमुर्ग का अंडा तो मिला था, अंडे के ऊपर रेखा चित्र मिला था। अब रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र होता है, ऐसे मान लीजिए किसी इंसान को बनाना है, ये बना दीजिए, ये ऐसा, ये हाथ हो गया उसके और ये पैर हो गया, ये रेखा चित्र हो गया कि सिर्फ एक रेखाओं के माध्यम से आपने चित्र बना दिया। और वहीं आपको, और इसमें जब पूरा पाषाण काल से और आगे आओगे मध्य पाषाण नवपाषाण काल में, तो चित्र में थोड़ा सा उनको आपको ऐसे मिलेगा, मतलब उनको भरे पूरे शरीर दिखाया जाता था। इनको ये दिखाया जाता कि हाँ ये कुछ मतलब कि कपड़े वो पहने हुए हैं और कुछ इस तरह का, कपड़े तो नहीं पता नहीं जो भी है अपना, लेकिन उसमें रंग भरे जाते थे। मतलब अगर इनका चेहरा है तो ऐसे वो करके रंग भर दिए जाते थे, 16 रंगों का प्रयोग किया जाता था थोड़ा सा। तो रेखा चित्र आप समझ गए कैसे रेखा चित्र होता है। ये पटने में मिला महाराष्ट्र के। फिर आता है हंसी। अब ये इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ हंसी से पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा, हंसी से नहीं पूछा। हंसी जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हंसी है, ठीक। अब ये हंसी है तो बहुत बड़े एरिया में वो क्षेत्र होता है। उस हंसी में कोई क्षेत्र यहाँ है, कोई थोड़ी खुदाई यहाँ हुई है, कुछ यहाँ हुई है, कुछ यहाँ हुई है, कुछ यहाँ हुई है, कुछ यहाँ, मतलब एक बड़ा क्षेत्र रहता है और उस बड़े क्षेत्र में कई छोटे छोटे क्षेत्र रहते हैं जहाँ खुदाई होती है भाई। क्योंकि अब मान लीजिए 2 किलोमीटर के एरिया या 1 किलोमीटर के एरिया है, तो भाई उस 2 किलोमीटर के एरिया में कई गाँव आ जाएंगे। हम अपने आसपास ही अगर देखें कि 2 किलोमीटर में हमारे आसपास कितने गांव रहते हैं, बहुत सारे गांव रहते हैं। तो ये जो हंसी है उसी में एक जगह है ईसमपुर, तो इस ईसमपुर का मिलान दे दिया था, हन्ना की हंसी का दिया। हंसी का देता तो भी ठीक रहता, ईसमपुर का दे दिया था मिलान करने के लिए। पर ठीक है, अगर हम डीडवाना और निवासा ये दोनों अगर हम तैयार कर जाते तो हम एलिमिनेट कर लेते तो बन जाता, ठीक। फिर उसके बाद है अधिरमपक्कम, ठीक। अधिरमपक्कम तमिलनाडु में है। अधिरमपक्कम और गुडियाम गुफा ये दोनों तमिलनाडु में है। अच्छा, गुडियाम गुफा भी पूछा गया था उसी मैच में। ईसमपुर, गुडियाम गुफा, निवासा और डीडवाना, ये चारों थे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। फिर है कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश, और कुलियान ओडिशा। तो जितना याद हो पाए उतना याद करिए, जितना नहीं हो पाए उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। और एक बार देख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, 2-4 बार आप रीड करेंगे तो वैसे भी ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक फैक्ट लिख दिया है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी, जिस वजह से इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहते हैं। बीच में ऐसे ऐड कर दिया, दिखा तो नहीं, तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं कि प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल में औजारों की खोज किसने की, नवपाषाण काल के औजारों की खोज किसने की, किस स्थल की किसने खोज की। इसमें तो बहुत नाम है, सैकड़ों 50 नाम है, कितना याद करेगा कोई। अब देखिए, अब मध्य पाषाण काल की कुछ जगह हैं, जैसे बागौर है राजस्थान में, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। इन दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, आरंभिक पशुपालन के। अब देखिए, ऐसा है कि पूरा पाषाण काल में तो पशु नहीं पालता था। हाँ, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, तो कुत्ता पशु में नहीं आ जाता, पशु की श्रेणी में कुत्ता है। हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए ही पालते रहे हों। तो पशुपालन के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल यानी 10,000 ईसा पूर्व से
6000 ईसा पूर्व तक, इसके बीच में ये जो काल है वो है मध्यपाषाण काल का। तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिल गए। लंघनाज जो गुजरात में है, चौपानी मांडू, यहाँ से मृदभांडों के प्रचलन का साक्ष्य मिला है। मृदभांडों के प्रचलन का, मृदभांडों के प्रचलन का साक्ष्य क्यों मिला? क्योंकि पूरा पाषाण में खेती नहीं होती थी, खेती नहीं होती थी, क्योंकि जब पशु नहीं पाले जाते थे तो खेती कैसे करेंगे? बिना पशु के खेती कैसे करेंगे? हाथ से थोड़ी कोई कर पाएगा खेती, हाथ से कैसे? खेत जोतने के लिए तो उसको बैल की ज़रूरत पड़ेगी। जब पशुपालन नहीं था तो खेती भी नहीं थी। मध्य पाषाण में खेती का प्रचलन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि पशु पाले जाने लगे थे। पशु पालेंगे तो खेती भी होगी, और जब खेती होगी तो मृदभांड भी बनेंगे। मृदभांड यानी मटके, घड़े, उसको पकाने के लिए बर्तन। भाई चावल गेहूँ जो उपज करेगा होगा तो उसको पकाने के लिए, खाने के लिए तो बर्तन भी चाहिए, तो मृदभांड भी बनाए जाने लगे। तो मृदभांडों का प्रचलन का साक्ष्य मिलता है लंघनाज और चौपानी मांडों से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मृदभांडों के प्रचलन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लंघनाज, गुजरात और चौपानी मांडों से। फिर कुछ और जगह हैं, संगनाकल्लू है, गौरी गुंडक है, ठीक है, सुहागी घाट और संभलपुर, यहाँ से पेट्रोग्लिफ मिले हैं। पेट्रोग्लिफ क्या होता है? पेट्रोग्लिफ होता है जैसे पहाड़ है, कोई पत्थर है या गुफा है, तो उस गुफा की चट्टान को काट काट के, कुरेद के, उसमें कुरेद के रंग भर देते थे। जैसे आप घर में पुट्टी करवाते हैं, बस पुट्टी जहाँ से थोड़ी जगह से कहीं से निकल गई तो उसका प्लास्टर दिखने लगता है, तो बस उसी प्लास्टर की जगह पे आप रंग भर दीजिए। ये हो गया आपका पेट्रोग्लिफ, कि गुफा रहती है, गुफा की चट्टानों को काट के, क्योंकि वो औजार बना लिए थे उस टाइम पर। ये मध्यपाषाण काल की बात है, तो मध्यपाषाण काल में तो अभी आगे देखेंगे कौन कौन से उनके पास हथियार थे, उससे वो कुरेद के उसके अंदर कलर भर देते थे। 16 प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करना सीख गए थे, उसको पेट्रोग्लिफ कहते हैं। ठीक, उसके बाद नवपाषाण काल देखेंगे। बुरजहोम है, ये भी अभी 2023 की यूपीएससी क्वेश्चन, यूपीएससी की प्री में पूछा गया था, बुरजहोम कश्मीर। फिर मेहरगढ़ है, पाकिस्तान। मेहरगढ़ की हम बात किए थे ये यहाँ, कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में पहले माना जाता था कि सबसे पहले खेती पाकिस्तान में हुई। हो सकता है पाकिस्तान वाले भी अगर ये पढ़ते रहे होंगे तो खुश होते होंगे कि चलो पहले दुनिया में, कहीं भी दुनिया नहीं, भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले हमारे यहाँ खेती होती थी। लेकिन जब से लहुरा देव में मिल गया साक्ष्य, तो अब लहुरा देव को माना जाने लगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती लहुरा देव में हुई। ठीक है, नर्मदा घाटी है, चिरांद है बिहार में, उतनूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ जगह हैं। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक स्थल। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं कि आखिर ये सब डेवलप कैसे हुआ, ये सब हुआ कैसे, कि खेती हो रही, कहीं कहीं खेती नहीं हो रही है, कहीं पशु पाले जा रहे हैं, कहीं पशु नहीं पाले जा रहे हैं। क्योंकि अगर पशु पाले जा रहे फिर एक ही जगह क्यों पाले जा रहे हैं, सब जगह क्यों नहीं पाले जा रहे हैं? खेती हो रही तो कहीं कहीं बस हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है। उसका भी एक रीज़न था। रीज़न ऐसा था कि जैसे इस समय आप देखिए, कुछ भाई पूरे भारत में हर जगह ना गांव है, ना शहर है, ना ही कस्बा है। एक स्टेज है, शहर है, फिर कस्बा है, फिर गांव है, और कुछ जगह तो ऐसे वीरान रहते हैं, बिल्कुल सुदूर, लेह लद्दाख चले जाइए या उधर साउथ ईस्ट इंडिया चले जाइए, तो ऐसी जगह जहाँ भी लाइट, बिजली, पानी, रोड भी नहीं पहुँच पाए, तो वो और भी अभी अछूते हैं समाज से बिल्कुल। जनजाति लोग जो हैं, आने वाले समय में वो भी मुख्य धारा में आएंगे, वहाँ भी रोड, बिजली, पानी होगी, वो भी हम लोग से संपर्क में आएंगे, वो भी सभ्य बनेंगे। तो एक चरण होता है, स्टेज होता है, धीरे धीरे। भाई कोई गांव है वो थोड़ा डेवलप होगा, कस्बा बनता है, कस्बा धीरे धीरे डेवलप करते करते वो बड़ा शहर बन जाता है। मुंबई को देखिए, मुंबई जब उस समय अंग्रेज़ों के समय था, शहर क्या, गांव भी एक छोटा ही सा था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज देखो महानगर हो गया, करोड़ों की आबादी है। तो इस तरह से हुआ कि पहले कुछ स्थल थे पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पहले जब धरती में, समझ लो भारत के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत में सब जगह पूरा पाषाण काल ही था। लेकिन कहीं के लोगों को कुछ उपकरण बनाने की कला सीख लिए, जैसे
आपको बताएं यहाँ की पूरा पाषाण काल में मान लीजिए उपकरण बनाना सीख गए, तो ये तो अन्य जगहों से आगे हो गए, उपकरण बनाना सीख गए, ये खेती जल्दी करेंगे सबसे, और फिर ये पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल में जब आएंगे तो इनकी खेती अच्छी रहेगी, बाकी लोग अभी पीछे ही रहेंगे, यानी ये गांव की श्रेणी में रहेंगे, ये शहर बन जाएंगे। ठीक है, आगे इसको देखते हैं, आपको और चीज़ समझाते हैं। जैसे पूरा पाषाण में देखेंगे, कुछ पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पे समझाने के लिए कि पूरा पाषाण काल में भारत की जलवायु ठंडी थी और शुष्क थी, इस वजह से खेती यहाँ नहीं हो पाती थी, मतलब खेती हो ही नहीं सकती थी क्योंकि जलवायु ही नहीं थी, जलवायु शुष्क थी, थोड़ा सा नमी तो होनी चाहिए, इतना सूखी ना रहे कि एकदम से वहाँ पे खेती ना हो पाए, और बहुत ज़्यादा जलवायु ठंडी भी रहेगी तो भी नहीं। मध्य पाषाण काल आते आते यानी 10,000 BC से 6,000 BC, 6,000 BC के आसपास भी 5,000 7,000 8,000 के आसपास खेती शुरू हो गई थी। तो खेती का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, खेती का प्रारंभ अल्प मात्रा में होता है। मृदभांडों का निर्माण भी होता है तो अल्प मात्रा में होता है, क्योंकि खेती जब अल्प मात्रा में होगी तो बर्तन भी अल्प मात्रा में ही चाहिए, मृदभांड कम बनेंगे। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते क्या होता है, खेती बहुत ज़्यादा होने लगती है, खेती खूब होने लगती है, तो अनाजों का उत्पादन और संग्रहण दोनों होने लगता है, तो इस वजह से मृदभांडों का निर्माण भी बढ़ जाता है। तो हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में खेती नहीं हो रही थी, मध्य पाषाण में खेती थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया था, और नव पाषाण में तो खूब होने लगी थी खेती। तो ये हो गई खेती की बात। दूसरा होगा उपकरण कैसे बने। पूरा पाषाण काल में 3 प्रकार के उपकरण बनते थे, क्रोड उपकरण, शल्क उपकरण और फलक उपकरण। क्रोड होते थे क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे, बहुत कठोर पत्थर होता है क्वार्टजाइट, उससे बनाए जाते थे। और जो शल्क उपकरण है, शल्क उपकरण को बोलते हैं फ्लैक्स, शल्क उपकरण को फ्लैक्स बोलते हैं। तो ये होते थे बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं उनकी पपड़ियाँ, ऊपर की पपड़ी जैसे पुट्टी हो गया, तो पुट्टी जब नीचे छूट जाती है दीवार की, पपड़ी जैसे निकल आती है, तो वो पपड़ी पतली रहती है, उसको क्या करते थे कि निकाल लेते थे, तो फिर उसको घिस के उससे औजार बना लेते थे, उसको शल्क उपकरण कहते थे। और धीरे धीरे और भी डेवलप किया तो फिर शल्क से फलक बनाए जाने लगे, फलक को बोलते हैं ब्लेड्स। अब ब्लेड्स, अब आप इस समय के ब्लेड्स जो हैं कितने धारदार रहते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उस समय जब इसीलिए नाम दिया गया ब्लेड, और इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में भी 3 काल हुए, पूरा पाषाण काल में 3 काल हुए। ठीक, पहला इसमें हुआ 1 2 3, इसमें हुआ आदि पूरा पाषाण काल, नहीं आदि नहीं, निम्न, इसमें था निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, इसमें लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। पहला था निम्न पूरा पाषाण, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण, और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण, यानी पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट हो गए। ठीक है, और उसमें भी समय के साथ ही उपकरण में चेंज आया, क्रोड उपकरण बने। अब क्रोड में कौन कौन से उपकरण बने देखो, जैसे हस्तकुठार यानी हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, विदारिनी बना, विदारिनी काटने का काम करता था, मतलब मांस को काटने, जानवर को काटने का काम आता था विदारिनी। चॉपिंग भी काटने के ही काम नहीं, चॉपिंग उसके खाल को उतारने के काम आता था, मतलब जो वो लोग खाल ही तो पहनते थे, कपड़ा थोड़ी था उस समय, पूरा पाषाण में तो खाल को उतारने के काम में आता था ये चॉपिंग। ये बात है, क्रोड कब था, ये था निम्न पूरा पाषाण काल में। फिर हम मध्य पूरा पाषाण काल में आए तो शल्क बन गया, शल्क बना। शल्क कैसे बनाया, अभी हम बताएं कि बड़े बड़े पत्थर की जो पपड़ियाँ थी उसको उतार के उसमें धार बना लिए, तो उससे शल्क उपकरण बन गए। फिर आया फलक यानी ब्लेड्स में बने तक्षणी, बेधनी, खुरचनी। तक्षणी बेधनी वही काम है कि काटने का, तक्षणी बेधनी काटने का काम करते, और खुरचनी खुरचने का। अभी बताया आपको, जब पेट्रोग्लिफ बनाते थे यानी शैल चित्र बनाने के लिए खुरचने के लिए कोई तो औजार चाहिए, तो यही औजार था, खुरचनी बोलते थे।
इसको स्क्रैपर इंग्लिश में बोलते हैं, स्क्रैपर। तो उससे स्क्रैपर से स्क्रैप कर करके जब थोड़ी सी गड्ढा टाइप का हो जाता था, गड्ढा हो जाता था दीवार उसकी चट्टान में, तो उसमें रंग भर देते थे। और वो रंग वो बहुत सालों, बताओ आज से 15,000 साल पहले तक के भी रंग अभी भी मौजूद हैं। तो ये हो गया, ये हथियार बना लेते थे। मध्य पाषाण काल में आया तो ये माइक्रोलिथिक बनाने लगे। माइक्रोलिथिक क्या होता है? माइक्रो यानी होता है छोटा, माइक्रोलिथिक, लिथिक यानी पत्थर, यानी पत्थर के ऐसे उपकरण जो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच के हों, बहुत छोटे। यानी समझ लो बुलेट होती है, किसी बंदूक की बुलेट, गोली की बराबर की ये वो बनाने लगे उपकरण। और उसको तीर कमान में अपने सामने लगा लेते थे और तीर कमान का विकास कर लिए और उससे शिकार करते थे। अभी तक क्या रहता था, पत्थर के उपकरण बनाते थे और पत्थर के उपकरण को हड्डियों में जोड़ लिए, लगा लिए, या डंडे में, लाठी में लगा के, और तब वो शिकार करते थे। कब? पूरा पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या किया, तीर कमान का विकास कर लिए। इसी मध्य पाषाण काल में वो मछली पकड़ने का कांटा भी बना लेते हैं, विकास कर लेते हैं, मछली भी पकड़ने लगते हैं। फिर नव पाषाण काल में क्या और थोड़ा डेवलप हो गए, तो खंती, हस्त कुठार और फावड़ा, भाई उनको अभी बताए थे ऊपर आपको कि कृषि का प्रारंभ हो गया था नव पाषाण काल में बहुत ज़्यादा। तो भाई कृषि का प्रारंभ कब हो जाएगा? जब हंती, हस्त कुठार बनेगा, फावड़ा बनेगा, तभी तो आप वो कर पाओगे, खेती का उसको खोद पाओगे। ठीक, ये हो गया। अब पूरा पाषाण में एक और है कि लोग रहते कैसे थे। तो लोगों के रहने का तरीका क्या था कि ये सामूहिक शिकार करते थे। ठीक है, एक आदमी शिकार नहीं करता था, सामूहिक शिकार करते थे और शिकार लाके अपना स्टोर कर लेते थे। लेकिन कितने दिन तक चलेगा स्टोर किया हुआ? बहुत दिन तक तो चलेगा नहीं। अभी हम बताए हैं कि यहाँ जलवायु शुष्क थी और ठंडी भी अगर है तो कितना ही दिन तक चलेगा? 2 दिन 3 दिन बस। शिकार, बड़ा शिकार रहते, ख़राब हो जाते, मर सड़ जाते थे। तो यहाँ महिलाएं क्या करती थीं, जंगली उत्पाद जैसे कंदमूल, फल, हाँ, और कुछ भी शहद हो गया, ये सब जंगल से इकट्ठा करती थी और ला के रखती थी। तो यहाँ महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं को एक अच्छे दर्जे में माना जाता था। फिर जब मध्य पाषाण काल आया तो बड़े जानवरों के साथ छोटों का भी शिकार किया जाने लगा। मतलब जैसे अगर सूअर का शिकार हो रहा तो खरगोश का भी शिकार कर लिए। पहले क्या था, बड़े शिकारी पहले पूरा पाषाण में बड़े लोगों को शिकार करते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि ज़्यादा दिन स्टोर कर लेंगे। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा यहाँ कृषि की शुरुआत हो गई तो उनको खाने की ज़रूरत कम पड़ने लगी, मतलब शिकार की, यानी खेती से भी थोड़ा सा मिल जाता। तो ये छोटे शिकार भी से अपना काम चला लेते थे। ठीक है, मछली ही पकड़ने सीख गए थे। नव पाषाण में तो खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गए, यानी प्रॉपर खेती किसानी करने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि नव पाषाण काल में पूरा भारत देश खेती कर रहा था, ऐसा बिल्कुल मत समझना। अभी हम आपको बताया कि अगर अभी इस समय जैसे देश में कुछ मुंबई और दिल्ली जैसे शहर हैं, तो कुछ कानपुर, प्रयागराज, जबलपुर जैसे छोटे शहर भी हैं, कुछ नौढ़िया, नेवरिया, जिरवा जैसे कुछ गांव भी हैं, बहुत छोटे छोटे। तो उस टाइम भी ये था कि कुछ जगह के लोग नव पाषाण काल की अवस्था में आ गए थे। टाइम पीरियड भले चल जा रहा है, ये नव पाषाण काल आ गया, मान लो 4000 BC आ गया, ठीक है, टाइम पीरियड चल रहा है 4000 BC। तो ज़रूरी नहीं कि 4000 BC चल रहा है तो हर कोई नव पाषाण काल की अवस्था में आ गया, हर किसी के पास खूब खंती, हस्त कुठार आ गया, खूब खेती किसानी करने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग इस काल में भी पूरा पाषाण काल वाली ही ज़िंदगी जी रहे थे। जैसे अभी भारत देश में बहुत जगह जनजाति अभी भी हज़ारों साल पीछे है, चाहे वो सेंटिनल आइलैंड की जो जनजाति है, चाहे उसको देख लो, और चाहे अपने देश की जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनको देख लो, बहुत पीछे हैं वो। तो इस टाइम भी यही सब हो रहा था। ठीक है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सोसाइटी कैसी थी उस टाइम की। तो उस टाइम की सोसाइटी थी बैंड सोसाइटी। बैंड मतलब होता है 50 से 100 लोगों का एक 50 से 100 लोगों का एक वो रहता था, समूह रहता था, उसको बैंड सोसाइटी कहते थे। अब मध्य पाषाण काल में आए तो भी बैंड सोसाइटी ही थी,
लेकिन परिवार की परिकल्पना विकसित हो गई थी। परिवार की परिकल्पना क्या विकसित हुई, जैसे पूरा पाषाण में जब शिकार करने जाते थे तो शिकार करने हर कोई जाता था, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, हाँ, और चाहे मतलब कोई भी हो। अगर बुजुर्ग भी हो तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, पीठ पे लाद के ले जाएंगे, अपने शिकार बच्चों को पीठ पे लाद के ले जाएंगे, मतलब हर कोई जाता था। यहाँ पे क्या हुआ मध्य पाषाण काल में कि परिवार की परिकल्पना विकसित हुई, थोड़ा लगाव होने लगा परिवार के बीच में। तो बच्चे नहीं जाते थे, माँ नहीं जाती थी और बुजुर्ग लोग नहीं जाते थे। ये 3 प्रकार के लोग नहीं जाते थे। जाते कौन थे? जवान लोग शिकार करने। महिलाएं क्या करती थी? बच्चों का लालन पालन करती थी, कंदमूल, शहद ये सब इकट्ठा करके लाती थी, बस हो गया, इतना इनका काम था। तो परिवार की परिकल्पना विकसित हुई। दूसरा यह है कि मृतक संस्कार पद्धति विकसित हुई। मृतक संस्कार पद्धति यहाँ नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग एक तरह से बहुत असभ्य थे। यहाँ थोड़ा सभ्य हुए, यहाँ थोड़ा और सभ्य हुए, टाइम के साथ सभ्य होते गए। हड़प्पा सभ्यता में देखिए हम नगरीय सभ्यता तक पहुँच गए, एकदम सभ्य हो गए थे। तो ऐसे समझिए कि मृतक संस्कार पद्धति पूरा पाषाण काल में नहीं थी। क्यों नहीं थी? इससे आपको पूरा पाषाण काल के स्थल जो हैं उसको भी देख के आपको पता चल जाएगा। पूरा पाषाण काल में कोई ऐसे स्थल नहीं मिलेंगे जहाँ पे किसी इंसान के साथ कोई आभूषण गाड़ दिया गया हो, कोई आपको ऐसा लगा हो कि कोई पूजा पाठ रीति रिवाज हो, कुछ नहीं। लेकिन मध्य पाषाण काल के बहुत सारी जगह आपको मिलेगी जहाँ आपको सोने मतलब चांदी की वस्तुएं, तांबा या उसके साथ दैनिक जीवन का सामान, हाँ, ये सब आपको, यहाँ तक कि देखिए कुत्ता, अभी हम लोग पढ़े थे कि कुत्ता कहाँ गाड़ा गया था। एक मिनट, ये कुत्ता गाड़ा गया था पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण में कुत्ता। लेकिन ये एकमात्र अपवाद है, इसीलिए कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइम तक इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ इंसान के साथ किसी को गाड़ा गया हो, कोई चीज़ गाड़ी गई हो, दैनिक जीवन के कोई सामान गाड़ा गया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये मृतक संस्कार। दूसरी बात, मृतक संस्कार पद्धति इसलिए भी डेवलप हुई कि खेती होने लगी, लोग मतलब कि गांव बना के रहने लगे। स्थायी नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ रहते थे। और जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ चीज़ इकट्ठा किया, किसी ने अपनी कहीं घर बनाया है, तो उसके संसाधन पर अपना दावा करने के लिए आदमी उसका मृतक संस्कार करेगा। जैसे बाप के मर जाने पे अभी बेटा उसका कंधा देता है और उसको अग्नि देता है। इसका मतलब ये है कि आने वाला उसका भविष्य ये है, आने वाली सारी संपत्ति इसको मिलेगी। और कोई क्यों नहीं देता अग्नि किसी की चिता को? बेटा ही क्यों देता? बेटी की अनुपस्थिति में बेटी देती है, अब तो देने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे इनकी संपत्ति का अगर सर्वाधिक कोई अधिकार रखता है तो ये इंसान रखता है जो उसको आगे अग्नि दे रहा है। तो इसीलिए इस टाइम से ये मृतक संस्कार पद्धति डेवलप हो गई थी कि कोई भी अगर मर गया तो उसका जो खास नज़दीकी है वो ये सब पद्धति करता था और उनको ताकि उसकी जायदाद इसको मिल जाए। ठीक, फिर हम नवपाषाण काल में जाते हैं। तो नवपाषाण काल में स्थायी गांव बनने लगे, क्योंकि इसमें खेती खूब होने लगी थी। खेती इसलिए होती थी क्योंकि पशुपालन शुरू हो गया था, हमारे पास फावड़ा, हस्त कुठार, खंती जैसे उपकरण हो गए थे। ठीक है, और खेती होती थी तो भाई गांव बनने लगे, खेती होती थी। तो अब खेती होगी तो खेती में कभी तो सरप्लस तो आएगा, ऐसा कभी तो होगा कि जैसे 10 लोग हैं उपज किए, 15 लोग की उपज हो गई, 15 लोग खा सकते हैं उसको, तो भाई 5 लोग का खाना तो उसको रखना पड़ेगा। रखने के लिए उसको अन्नागार, भंडारण वगैरह चाहिए। तो अब रखने के लिए कोई तो नेता होगा, बनना पड़ेगा एक इंसान को। भाई इस गाँव में 100 लोग हैं, ठीक है, अब 100 लोग में कोई 1-2 आदमी तो आगे आएगा जो ये डिसाइड करेगा कि हर घर से इतना आएगा, इतना अन्न रखा जाएगा। तो इस तरह से मुखिया तंत्र विकसित हो गया। और हमको पता कैसे चला मुखिया तंत्र विकसित हो गया? क्योंकि जब खुदाई हुई तो कुछ गोलाकार मकान मिले, कुछ ही, बहुत कम मात्रा में, और कुछ बहुत सारे आयताकार घर मिले। ठीक है, गोलाकार
गोलाकार जो घर हैं वो हुए मुखिया के, ठीक, और जो आयताकार घर हैं वे हुए आम जनता के, नॉर्मल पीपल, ठीक है। इससे ये हमको पता चला। उसके बाद संस्कृति का पक्ष थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हम सारे पक्ष देख लिए, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण के। जैसे ये हम इसमें आपको बता दें कि जो पहला पॉइंट है इसमें हम देख लिए जलवायु कैसी है, फिर हम उपकरण कैसे हैं वो देख लिए, फिर इनका शिकार करने का इनका भोजन पद्धति ये देख ली हम, बैंड सोसाइटी से इनका हमको सामाजिक स्तर पता चल गया। सांस्कृतिक स्तर अब हमको देखना है, तो सांस्कृतिक स्तर में क्या है कि जीवन में अवकाश कम होने से संस्कृति का अल्प विकास हुआ, केवल कहीं कहीं रेखा चित्रों की प्राप्ति हुई। जैसे अभी आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में रेखा चित्र मिला है। शुतुरमुर्ग के अंडे में पटनी में, महाराष्ट्र की पटनी में, यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे में रेखा चित्र मिला है। तो ये एकमात्र ये चित्र है जो पुरापाषाण काल का है, बाकी कहीं भी पुरापाषाण काल से संबंधित चित्र नहीं पाए गए हैं। तो ये हो गया, ठीक है, जीवन रेखा चित्र। उसके बाद मध्यपाषाण काल आया, तो मध्यपाषाण चित्रों की प्रॉपर शुरुआत हो गई, 16 रंगों का हम प्रयोग करने लगे, पेट्रोग्लिफ जिसको कहते हैं। और नवपाषाण काल आप तक आते आते उत्पादक शक्ति की उपासना भी शुरू हो गई, यानी देवी की पूजा। भाई अन्न अगर होगा तो हम, मतलब स्वाभाविक सी बात है, कोई चीज़ हमको मिलता है तो हम ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं कि हाँ हमने, भगवान हमको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, या आपने हमको दिया। तो देवी की मूर्तियाँ बनने लगी, देवी की पूजा होने लगी, ठीक है। ये सारे फैक्ट हो गया, थ्योरी जो भी होना था। इससे संबंधित क्वेश्चन अब जो आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये रहा, एक ही कव्य से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए, दमदमा से अभी पढ़े। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, ये भी अभी देखिए, लेखहिया से। फिर देखिए किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन में प्रमाण आदि मिले, तो बागौर से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व खोजा, BS वाकंकर। अब इसमें ऐसा है कि कितने लोगों का ही नाम याद करूं, ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में 2-4 लोगों का। तो फिर उसके बाद देखिए पुरातत्व स्थल अभी देखिए हम लोग, ये देख लिए, ये 2023 में भी PCS में क्वेश्चन आया था। अब यहाँ देखिए ये है छत्तीसगढ़ PCS 2022 में आया था, ये आया था। और 2022 का इसमें इसका आंसर होगा B, पुरापाषाण। अब ऐसे भी दे देता है, जैसे भीमबेटका गुफा। अभी हम लोग देखो भीमबेटका गुफा पुरापाषाण काल से संबंधित है। अब भीमबेटका गुफा जो है वो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण तीनों काल से संबंधित है, क्योंकि उसमें तीनों काल के आपको चित्र मिलेंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा, फिर पता चलेगा कि बुरजहोम से, क्योंकि जो बुरजहोम है, अब अच्छा इसमें कहा गया है कि जो भीमबेटका है वो मध्यपाषाण काल का है, ठीक है। और इसमें जो बुरजहोम है वो कहा गया है नवपाषाण काल का, ठीक। और सोहन जो है सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी को कहा गया है कि पुरापाषाण काल का, ठीक है। सोन नदी घाटी का मतलब कि वही वो बेलन नदी घाटी, क्योंकि वो सोन नदी घाटी के ही आसपास आ जाता है, वो पुरापाषाण काल का ही है, ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल में है बनास घाटी, वो ताम्रपाषाण काल में जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तब बनास घाटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा भीमबेटका मध्यपाषाण काल और बुरजहोम नवपाषाण काल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आ गया भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। वही अभी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं, फैक्ट हैं जो याद कितना करेंगे, लेकिन 2-4 जो एग्ज़ाम में पूछेंगे वो याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये है याद कर सकते हैं। अभी MPPSC 2017 में पूछा, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर
कनिंघम, ये हो गया। फिर मानव सभ्यता की विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये भोपाल में है। ये आगे यूपीएससी में भी कोई क्वेश्चन पूछा था 2021 में। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर यहाँ नहीं है, बल्कि बुर्जहोम अपने गुफा शैलकृत चित्र के लिए वो है। शैलकृत देव मंदिर नहीं, शैलकृत क्योंकि वो गुफा है बुर्जहोम में, मेन गुफा में जो वो बनाए गए चित्र उसके लिए फेमस है बुर्जहोम। और ये दोनों चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा कला के लिए ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है चंद्रकेतुगढ़। और ये गणेश्वर है। फिर है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें 2 कथन दिए हैं कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में किसी के प्राचीनता प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा कि किसी के इसमें सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं, जैसे लहुरा देव के अलावा कुलढीवा है, ये ठीक है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, बिल्कुल ठीक है, जौ और धान, दोनों आंसर सही होगा इसका। फिर भारतीय संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए, तो इनका नाम पहले नज़र में ही देख के आता है कि ये पुरातात्विक उत्खनन करता है। ये हो गया हम लोग का सारे क्वेश्चंस, सारी थ्योरीज। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो बताइएगा, अपने सजेशन और जो भी टिप्स है वो दीजिएगा। अपने वीडियो की हम यहीं पे बंद करते हैं और कमेंट के माध्यम से आप सब लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, कुछ नया सीखने के लिए मिला, कुछ नया जानने के लिए मिला, या हमको इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्या ऐड करें हम और किस तरह से हम प्रेजेंट करें, अपनी बात को रखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जो भी आपके सारे सजेशंस हैं वो आप दीजिए। और थैंक यू सो मच।